हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों चैप्टर 3 स्टार्ट है, जिसमें आज हम बात करेंगे सदिश के बारे में। जैसे सदिश का निरूपण बच्चों, सदिश का संकेतन, सदिश का मापांक और सदिश के प्रकार। क्योंकि सदिश के बहुत सारे प्रकार हैं बच्चों। जैसे आप लोग पढ़ोगे समान सदिश, ऋणात्मक सदिश, एकांक सदिश, स्थित सदिश, विस्थापन सदिश, ध्रुवीय सदिश। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सदिश जो कि आगे चलकर काम आएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि बच्चों हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, पूरा डिटेल्स में उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं जो बिल्कुल कभी किसी काम का नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसे तो हम बिल्कुल बारीकी समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं सदिश है क्या। एक ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों का होता है बच्चों, मतलब दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, साथ में सदिश के नियमों का पालन करता है या सदिश के योग नियम का पालन करता है, वो बच्चों आपका सदिश राशि कहलाता है। जैसे आपका वेग हो गया, त्वरण हो गया, मंदन हो गया, विस्थापन हो गया, ये आपके सदिश राशि हैं, जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। मतलब दिशा तो आवश्यक रूप से होना चाहिए। कोई भी भौतिक राशि बच्चों सदिश कब कहलाएगा, जब जरूरी नहीं कि दिशा परिमाण तो सदिश ही कहला जाए, उसमें सदिशों के नियम का पालन होना चाहिए, सदिश के योग नियम का वो पालन करे। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं, विद्युत धारा एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा परिमाण दोनों, लेकिन फिर भी वो अदिश राशि है, क्योंकि वो बच्चों सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, सदिशों के नियम का पालन नहीं करता। तो सदिश तो क्लियर हो गया, जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, मंदन हो गया, विस्थापन हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई, चुंबकीय आघूर्ण हो गया। ये सारी चीजें बच्चों आपकी सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। अब इसे हम कैसे निरूपित करते हैं बच्चों, तो हमेशा एक तीर जैसे होता है ना, तीर युक्त रेखा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सीधा एक तीर है आपके पास, उसी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे बच्चों, थोड़ा सा समय लग सकता है, आप समय दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। जब भी हमको संकेत के रूप में बताना है, यानी निरूपण करना है सदिश को, तो हमेशा ये सदिश कब कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ए हमारे पास एक राशि है, लेकिन ये अभी सदिश नहीं कहलाएगा जब तक कि बच्चों इसमें आप क्या लगाओगे, नहीं, एरो का चिन्ह नहीं लगाओगे। इसमें दो बिंदु होते हैं। जैसे आपका ये एरो का चिन्ह है बच्चों, ये सदिश को रिप्रेजेंट करता है। तो एक आपका प्रारंभिक और एक आपका, ये कहने का मतलब ये अंतिम बिंदु है बच्चों। इसे हम बोलते हैं प्रारंभिक, जिसे पुच्छ बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रारंभिक बिंदु है, ये प्रारंभिक है बच्चों, याद रखिएगा, ये प्रारंभिक है। और ये बच्चों आपका अंतिम बिंदु है, लेकिन अंतिम बिंदु को ही हम बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। ये आपके दर्शाने का चिन्ह हो गया कि हमारे पास मान लीजिए ये एरो है, ये आपका ओ हो गया, ये पी हो गया, तो ये आपका प्रारंभिक बिंदु पुच्छ हो गया और ये आपका अंतिम बिंदु शीर्ष हो गया। भाई जहाँ से स्टार्ट होगा उसे हम पुच्छ बोलेंगे, पाद बिंदु बोलेंगे, और ये शीर्ष बिंदु बोलेंगे बच्चों, ठीक है। तो जब भी हम सदिश का निरूपण करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो हमेशा उसे एक तीर युक्त रेखा से प्रेजेंट करते हैं, जिसमें दो भाग होते हैं। एक तो आपका प्रारंभिक बिंदु होता है जिसे पुच्छ कहते हैं बच्चों, और एक आपका अंतिम बिंदु होता है जिसे शीर्ष कहते हैं। तो सदिश का निरूपण क्लियर हो गया। कोई भी भौतिक राशि कब तक सदिश नहीं कहलाएगा, जब तक कि उसमें एरो का निशान नहीं रहेगा। यदि बच्चों उसमें एरो का निशान है तभी वो सदिश कहलाएगा, अन्यथा वो सदिश नहीं कहलाएगा। नोट कर लिया आप लोग कि भाई हम कोई भी भौतिक राशि ले रहे हैं, सिंपल है। यदि हमने कहा ए है, वी है, सी है, अभी ये अदिश है बच्चों, लेकिन जैसे इसमें हमने वेक्टर लगा दिया, एरो का चिन्ह लगा दिया, तो ये आपका सदिश कहलाया। इसलिए हमने कहा कि इसको एरो एक तीर युक्त रेखा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि निरूपित कैसे करेंगे। कोई आपका राशि है वो सदिश कब कहलाएगा, जब उसमें एरो का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा पॉइंट आता बच्चों, संकेत इसमें कैसे करते हैं। तो हमेशा सदिश को बच्चों याद रखिएगा, मोटे अक्षर से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका सदिश है। क्या है, मोटे अक्षर। जैसे मान लीजिए हम एरो का वेक्टर नहीं लगाया, मोटे अक्षर अच्छा सा मोटा कर दिए, यहाँ पे ये मोटा अक्षर हो गया। ये पुराना प्रचलित नियम था, अब इसको हम यूज में नहीं लाते हैं, ये पुराना नियम है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, हम एक सदिश पतला भी करके ऊपर एरो का चिन्ह लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल है बच्चों, संकेतन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सदिशों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के मोटे या गहरे अक्षर से व्यक्त किया जाता है। मोटे और गहरे अक्षरों को लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए सदिश के ऊपर तीर लगाकर, चिन्ह लगाकर के व्यक्त कर देते हैं, वो आपका सदिश रूप हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि पहले हमेशा ये वर्णमाला मोटे अक्षर से लिखा जाता था, लेकिन ये पुरानी कहानी मैंने बताया ना कि अब उसका हम प्रयोग कभी करते ही नहीं है। सदिश को जैसे हमने कहा कि एक सिंपल ए है, तो ये सदिश नहीं कहलाएगा, लेकिन इसको हम मोटे अक्षर से ए बना देते बच्चों। ये
मोटे अक्षर से हम ये बनाते तो ये सदिश कहलाता, या कि सिंपल अक्षर के ऊपर एरो का चिन्ह लगा देते तो ये आपका सदिश कहला जाता। तो सदिश के संकेतन में याद रखिएगा, यदि हम एरो का चिन्ह नहीं भी लगा रहे हैं तो फिर बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मोटे अक्षर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यदि मोटे अक्षर से आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो बच्चों आपका वो क्या कहला जाता है, सदिश कहला जाता है। लेकिन यदि आपने पतले अक्षर से लिखा तो उसमें आप एरो का चिन्ह लगा दोगे तो फिर आपका वो सदिश कहला जाता है। तो चीजें क्लियर हुई। सदिश जिससे दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है वो आपका सदिश है बच्चों। सदिश हमेशा सदिश योग के नियम का पालन करेगा, सदिशों के नियम का पालन करेगा। संकेतन के रूप में बच्चों इसमें एरो का चिन्ह लगाया जाता है, पतले अक्षर में हम एरो का चिन्ह लगा देते हैं, वो सदिश का रूप हो जाता है। जो एरो का चिन्ह होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक आपका शीर्ष होता है बच्चों, है ना, एक आपका पुच्छ होता है। चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं बच्चों, मापांक की बात करते हैं। तो इसका मापांक है क्या, मापांक को किससे दर्शाते हैं? मापांक का मतलब होता है एक प्रकार से इसका परिमाण। किसी सदिश का परिमाण कितना बच्चों, उसका मापांक से पता चलता है। तो मापांक का मतलब होता है परिमाण, सदिश का मापांक अर्थात उसका परिमाण कितना है। आगे चलकर जब हम क्वेश्चन कराएंगे चीजें क्लियर हो पाएगी। जो मापांक है क्या प्रदर्शित करता है, किसी भी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करता है, जिसे हम ए मॉड के रूप में लिखते हैं बच्चों। मापांक में देखिएगा, जैसे आपने अभी कहा एक सदिश हमारे पास वेक्टर है, इसका मापांक ए मॉड लगा दोगे तो मापांक निकल कर आता है। ठीक है, जैसे मैं एक फार्मूला, एक छोटा सा सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक सदिश है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा वेक्टर ए है, इसमें मैं कहता हूँ कि एक्स आई है और वाई जे है और फिर आपका जेड के है। तो यदि इसका मापांक निकालूंगा बच्चों तो मापांक का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें वैल्यू होगा 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है। इस आधार पर इसका आप परिमाण निकाल सकते हो मापांक। जैसे मैं एक बताता ही हूँ, मान लो कि x है, वेक्टर आपका x है बच्चों 3i प्लस 2j प्लस 5 की। तो इसका परिमाण कितना होगा, तो इसका आप परिमाण निकालोगे तो अंडर रूट करके बच्चों 3 त्रिकाई 9, 2 दूना 4, 5 25, मतलब कितना हो गया बच्चों 25, 4 29, 9 आपका हो जाएगा 38। ये हो जाएगा इसका परिमाण। तो परिमाण इस तरीके से निकाला जाता है। किसी भी सदिश के परिमाण को ही हम बोलते हैं बच्चों मापांक। माप अंक के रूप में कोई भी सदिश है उसके माप का अंक क्या आया वही आपका मापांक है। समझ में आया कुछ कहानी? देखो बच्चों एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सारा चीज़ क्लियर हो पाएगा। तो ये तो मुख्य रूप से पहले 3 स्टेप की 3 चीज़ें हमने समझा, सदिश का निरूपण, सदिश का संकेतन और सदिश का मापांक। अब बात करते हैं बच्चों सदिशों के प्रकार के बारे में। बिल्कुल हम सुपर फास्ट करेंगे क्योंकि ये ऐसे टॉपिक से बस 2 मिनट में काम हो जाता है। समान सदिश क्या होता है बच्चों, यदि 2 सदिश जिनका मापांक भी समान है और दिशा भी समान है वो आपका समान सदिश। दिशा समान होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर भटका तो फिर आपका वो असमान सदिश हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपका ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में बच्चों देख सकते हो, वेक्टर ए वेक्टर बी, लेकिन थोड़ा एक ऐसा होता और एक ऐसा हो जाता। मान लो ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो ये क्या समान है? नहीं, इनकी दिशा अलग अलग हुई तो फिर आपका असमान सदिश है। अभी मैं यहाँ पे कहूँगा कि वेक्टर ए जो है बच्चों वो वेक्टर बी है, दिशा समान है इसलिए आपका प्लस है दोनों में, लेकिन वहीं पे इसका डायरेक्शन कर देते तो विपरीत सदिश हो जाता। एक दूसरे के समांतर तो होते किंतु विपरीत सदिश हो जाते, मतलब ऋणात्मक चिन्ह हो जाता। तो समान सदिश का पहचान है उनकी दिशा समान होगी, परिमाण भी समान होगा। परिमाण का मतलब जैसे आपके पास 2 सदिश है बच्चों, तो परिमाण समान का मतलब क्या होता है? 2 सदिश है मतलब ए का परिमाण और बच्चों बी का परिमाण। परिमाण ये आपका ये मापांक ही परिमाण है, याद रखिएगा। तो हमेशा इसकी दिशा समान होगी और दोनों का मापांक समान होगा, मतलब परिमाण समान होगा और परस्पर हमेशा समांतर होंगे। समान सदिश तभी 3 कंडीशन है मुख्य रूप से समान सदिश के। कोई भी सदिश समान सदिश कहलाता है यदि उसका मापांक समान हो, दिशा समान हो और परस्पर क्या हो बच्चों समांतर हो। ठीक, स्क्रीनशॉट भी लेते चलना, लिखते चलना, डायग्राम बनाते चलना। तो ये आपका समान सदिश हो गया और ये आपका असमान सदिश हो गया। दोनों चीज क्लियर हो गया। समान सदिश में दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर होंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, मापांक भी समान होगा। मापांक कैसे निकाला जाता है वो अब मैंने आपको बता दिया है, कंडीशन बता दिया। मापांक समान हो, दिशा समान हो बच्चों और परस्पर एक दूसरे के समांतर हो। अब जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए विपरीत दिशा में इनका जो दिशा है तो फिर वो विपरीत सदिश कहलाएंगे। मापांक भले ही समान है लेकिन दिशा यदि विपरीत हो जाए, समांतर हो और दिशा विपरीत हो जाए तो फिर बच्चों आपका वो कहला जाता है क्या? विपरीत सदिश, जिसे हम ऋण सदिश भी जानते हैं। तो डायग्राम आपको दिख ही रहा है कि वेक्टर ये इस दिशा में बच्चों P से Q की दिशा में है, लेकिन जब हम यहाँ पर देखें कि एक ऐसा सदिश है जो कि बच्चों S से R दिशा में है तो इसके विपरीत है, इसलिए यहाँ पे ऋण सदिश हमने कर दिया कि दोनों समान है
लेकिन विपरीत है इसलिए विपरीत सदिश है। ज़्यादा इसमें कुछ सोचने नहीं, विपरीत है इसलिए विपरीत सदिश ऋणात्मक हो गया। हाँ, समांतर है। अब बात करते हैं बच्चों स्थिर सदिश, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और आगे चल करके पूरे फिजिक्स में थ्योरम लिया जाता है स्थिर सदिश। मान लीजिए त्रिविमीय है, त्रिविमीय है बच्चों, त्रिविमीय है और त्रिविमीय में मान लीजिए आपका एक निर्देश तंत्र है। निर्देश तंत्र होगा, निर्देश तंत्र मतलब हम एक फिक्स वैल्यू मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में दौड़ कूद हो रहा है, होता है ना, तो एक निश्चित बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ से दौड़ना शुरू करना है और वहाँ तक जाना है, फिर लौट के यहीं आना है। आपने देखा है कभी भाई कि एक निश्चित बिंदु मान लिया जाता है, मान लीजिए लकड़ी ही गड़ा दिए और वहाँ से बोले यहाँ से दौड़ना शुरू करना है। ऐसे ही अंतरिक्ष में भी 3 अक्ष होते हैं, तो उसका एक हम मापक मान लेते हैं, मानक मान लेते हैं। जैसे हमने कहा यदि द्विविमीय है समतल में तो 2 अक्ष होगा, एक आपका x होगा, एक आपका y होगा। लेकिन जब त्रिविमीय की बात करते हैं तो मान लीजिए एक z अक्ष है, ये तो हम मान के चल रहे हैं कि 3 अक्ष है बच्चों। अब इस 3 अक्ष के सापेक्ष कोई ऐसा बिंदु होगा जहां पर हमें कुछ मान निकालना है, तो फिर ये उस बिंदु से x की दूरी क्या है, y की दूरी क्या है, z की दूरी क्या है, इस आधार पर उसका हम एक सदिश निकालते हैं। तो उसको हम मूल बिंदु से मिलाते हैं कि भाई ये जो मूल बिंदु होगा, जो हमने मापक माना निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु होगा, और ये बिंदु है बच्चों, मूल बिंदु से मिलाने वाली इस सदिश को हम बोलेंगे उसकी स्थित सदिश। मतलब त्रिविमीय में कोई बिंदु स्थित है, उसकी स्थित होगी, कहीं भी स्थिर है ना। अब हम किसी मापक को मानते हैं, भाई मापक निकालते हैं, मान निकालते हैं, तो एक हम मानक वैल्यू लेते हैं कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, फिर इसकी सदिश क्या है बच्चों, तब जो मूल बिंदु से बिंदु P की जो सदिश होगी वही वो उसकी स्थित सदिश है। जैसे किसी क्षण पर किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाले सदिश को उस कण की स्थित सदिश कहते हैं। मैंने कहा ना कि मान लीजिए आपका OP है बच्चों, तो इसका जो स्थित सदिश हो जाएगा OP, O से P है ना, इसकी स्थित सदिश हमेशा R से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। मैंने ये कहा कि त्रिविमीय क्षेत्र में एक बिंदु स्थित है, कण स्थित है भाई, तो उसकी भी स्थित सदिश होगी ना कुछ, तो हम मूल बिंदु से जो सदिश इसको मिलाएगा वो उस बिंदु का एक स्थित सदिश हो जाएगा, जिसे हम OP से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे ही बच्चों मान लीजिए आपका एक ये स्थित सदिश हो गया और उसका विस्थापन कुछ यहाँ तक हो गया P डैश तक, तो दूसरी स्थित सदिश ये हो गया, तो P से P तक कितना डिफरेंस आया वो उसका बच्चों क्या कहलाया, विस्थापन सदिश। क्या कहलाया, विस्थापन सदिश। मतलब अपने स्थान से वो कहीं थोड़ा सा विचलित हो गया है, तो अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे बिंदु पर चला गया है, तो आपका विस्थापन सदिश कहला जाता है। स्थित सदिश आपने समझा कि भाई हमने कहा कि ये त्रिविमीय है, ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है, कुछ भी मान सकते हैं हम। यहां पर एक बिंदु था जिसका स्थित सदिश OP है, ये O से P है, जिसको मैंने कहा R वेक्टर है। लेकिन ये बिंदु अब मान लो अपने अंतरिक्ष में ही कण बदल गया, स्थान बदल गया, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए OP डैश, तो इसकी सदिश भी R डैश होगा बच्चों। तो विस्थापन के लिए P से P डैश हम निकालेंगे, तो क्या करते हैं भाई, जैसे हमने कहा अंतिम वाले में से प्रारंभिक स्थिति को घटाते हैं, जैसे R डैश में R को घटा देंगे बच्चों, ये आपका वेक्टर हो जाएगा। विस्थापन सदिश का मतलब ये होता है कि पहले से बाद में कितना दूर चला गया, वो आपका विस्थापन सदिश कहला जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए कि दिए गए समयांतराल में किसी गतिमान कण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु से अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मिलाने वाली जो प्राप्त सदिश है वो विस्थापन सदिश कहलाता है। मतलब प्रारंभिक समय में बिंदु और विस्थापन के बाद कहां पर बिंदु गया, इन दोनों को मिलाने वाली जो सदिश होगी बच्चों वही विस्थापन सदिश कहलाती है। और हमेशा विस्थापन सदिश के लिए हमको अंतिम में से प्रारंभिक को घटाना बच्चों। जैसे ये आपका पहले प्रारंभ में था OP और अंत में हो गया OP डैश, तो फिर हम P से P डैश निकालेंगे तो हमेशा OP डैश माइनस OP करेंगे, अंतिम में से प्रारंभ वाले को घटाएंगे, मतलब R डैश माइनस R होगा। आगे चलकर जब हम मान लीजिए एक सदिश है और इसी विस्थापन सदिश का फार्मूला लगाएंगे तो अंतिम में से प्रारंभिक वाला निकालते हैं, याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा, ठीक बच्चों। चलिए विस्थापन सदिश भी क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं ध्रुवीय सदिश की। ध्रुवीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु अथवा क्रिया बिंदु नियत हो, जैसे विस्थापन, वेग, बल आदि ध्रुवीय सदिश है। नियत का मतलब एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट हो कोई कहानी, तो आपका बच्चों ध्रुवीय सदिश कहलाता है। वेक्टर, पोलर वेक्टर, ध्रुवीय सदिश,
जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, फिक्स हो। अक्षीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसकी दिशा दक्षिणावर्ती हस्तपेंच नियमानुसार घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। यह सदिश घूर्णी प्रभाव प्रदर्शित करता वो अक्षीय स्थित है। कहने का मतलब क्लॉकवाइज करे, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष गति करे बच्चों, तो आपका अक्षीय स्थित कहलाता है, क्लॉकवाइज। ठीक है, वो क्लॉकवाइज अक्ष के सापेक्ष कोई वस्तु मान लीजिए घूम रहा है तो वो सदिश आपका अक्षीय सदिश कहलाता है। समतल मतलब जैसे ये पृष्ठ है बच्चों, इस पे कई सदिश हैं तो आपका समतल सदिश कहलाएगा। उन सदिश को समतली सदिश कहते हैं जो एक ही तल में स्थित होगा, वो आपका समतली सदिश कहलाएगा। समरैखिक रेखी रेखा पर समांतर रेखाएं कई सदिश हो तो वो समरैखिक, एक ही रेखा पर स्थित हैं कई सारे सदिश तो आपका समरैखिक है। जैसे मैं कह रहा था कि एक रेखा, ये एक सदिश ऐसा है और जस्ट इसके आगे भी एक ऐसा सदिश चल रहा है और फिर इसके आगे भी एक ऐसा सदिश चल रहा है, तो ये सारे के सारे समरैखिक सदिश हैं। या कि मान लीजिए आपका ये है, इसके समांतर एक सदिश चल रहा है, इसके समांतर एक सदिश चल रहा है, तो ये भी आपके समरैखिक सदिश हैं, एक ही रेखा पर चल रहे हैं बच्चों। अब ये एक एक मिनट का है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा डीप में कि नहीं यार बहुत परेशान होना है। ठीक है, यहाँ पर सहप्रारंभिक सदिश का बताओ, मतलब एक ही बिंदु से कई सदिश प्रारंभ हो जाए तो सह प्रारंभिक बिंदु कहलाएंगे और वहां से जो सदिश होगा वो सह सदिश कहलाएगा। सिंपल है कि उन सदिशों को सह प्रारंभिक सदिश कहेंगे जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो, एक ही बिंदु से निकले बच्चों, तो आपका सह प्रारंभिक सदिश कहलाता है। अब आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में होगा, आप कहोगे सर पढ़ाए नहीं आप, ये फिर अच्छा पछता नहीं मेरे में, है ना। कोई बार बार कहे सर इसको आपने नहीं बताया, इसको नहीं बताया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये मजा नहीं आता है। ठीक है, मुक्त सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसकी स्थित अथवा क्रिया रेखा नियत नहीं रहता। जैसे मैंने कहा ना कि ध्रुवीय सदिश क्या है, जिसका एक निश्चित बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु फिक्स होता है, लेकिन जिसकी स्थित नियत नहीं बच्चों वो मुक्त सदिश है, घूमता रहता है। स्थानगत सदिश जिसकी क्रिया रेखा स्थित है, नियत है, मतलब एक फिक्स जगह पर है, तो फिर वो आपका स्थानगत सदिश है। मुक्त है मतलब घूमता रहता है। अब इनमें से भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एकांक सदिश है, जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बच्चों, हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। नोट कर लो आप, एकांक सदिश हमेशा पूछा ही जाता है। इसे कोई बच्चा यदि भूल कर रहा है तो फिर गलत है। एकांक सदिश यानी जिसकी वैल्यू 1 हो, इसके लिए हम मान निकालते हैं वेक्टर ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। ये आपके एकांक सदिश का फार्मूला है, नोट कर लेना। उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जिसका मापांक कितना हो, 1 हो बच्चों, वो आपका एकक सदिश कहलाता है या एकांक सदिश कहते हैं। एक क्वेश्चन करा दो सर इससे, मैं कहता हूं कि एक आपके पास i + j + 3k है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसका मापांक पहले निकालता हूं। तो मैंने कहा था कि इसका गुणांक 1 है तो 1 × 1 = 1, इसका गुणांक 1 × 1 = 1, इसका गुणांक है 3, 3 × 3 = 9, मतलब √11 आ गया। तो मैं आपसे कह दूंगा इसका एकांक सदिश, तो आप वेक्टर ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए, मतलब वेक्टर ऑफ ए कितना है i + j + 3k, और फिर बच्चों यहाँ पर ये आपका एकक सदिश आ गया। कई बार मैं कह रहा हूं आपको, बार बार मेंशन कर रहा हूं कि एकक सदिश या एकांक सदिश से क्वेश्चन पूछा ही जाता है बच्चों, इसलिए आप लोग इसे नोट कर लें क्योंकि क्वेश्चन आगे कराऊंगा, बिल्कुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से कराऊंगा, क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, एकांक सदिश से क्वेश्चन हमेशा आता है बच्चों, इसलिए आप लोग तैयार कर लेना। बाकी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं शिव कोचिंग क्लासेस में, है ना। यदि बच्चों आपको नोट्स लेना है हमारे चैनल के माध्यम से, जो भी नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। ओके बच्चों, ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।